नमस्कार, मैं रविश कुमार। क्या भारत सरकार भारत के पूर्व सेनाध्यक्ष की किताब को छपने की अनुमति देगी? ऐसा कैसे हो सकता है कि पूर्व सेनाध्यक्ष बिना पूर्व अनुमति के ही किताब छपने के लिए दे दें? आज के इकोनॉमिक टाइम्स में खबर छपी है कि पूर्व सेनाध्यक्ष एम नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को अभी सरकार ने छपने की अनुमति नहीं दी है। इस किताब की नियति को अब सरकार के 4 चांद का इंतजार है। अगर सरकार ने इसके छपने की अनुमति का स्टार नहीं लगाया तो यह किताब कभी आसमान नहीं देख पाएगी। ट्विटर पर तो पूर्व सेनाध्यक्ष एम नरवणे बाकायदा ट्वीट कर चुके हैं कि उनकी किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी के ऑर्डर दिए जा सकते हैं। यहाँ तो किताब के कवर की तस्वीर भी है। इसका मतलब है किताब या तो छप गई होगी या छपने के अंतिम चरण में होगी, तभी इसकी प्री ऑर्डर बुकिंग चालू की गई है। पूर्व सेनाध्यक्ष ने तो बाकायदा इसका लिंक साझा किया है कि आप 520 रुपए में यह किताब खरीद सकते हैं। यह किताब पेंगुइन से छप कर आ रही है। अमेज़न की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसका लिंक 15 फरवरी को लोकार्पित होने वाली है। इस किताब के बारे में 2-3 दिनों से खबरें छप रही हैं, चर्चाएं भी हो रही हैं। फिर यह खबर कि छपने की अनुमति नहीं मिली है कोई साधारण घटना नहीं है। क्या हम ये मान लें कि भारत के पूर्व सेनाध्यक्ष एम नरवणे ने बिना अनुमति के ही किताब प्रकाशक को छपने के लिए दे दी और प्रकाशक ने बिना कानूनी प्रक्रिया पूरी किए किताब छाप भी दी? लगता नहीं कि ऐसा हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ है तो सेनाध्यक्ष एम नरवणे को मीडिया में यह बात साफ करनी चाहिए कि अनुमति ली थी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अग्निवीर योजना की पोल खुल गई है, इसलिए अब इस किताब को छपने से रोकने का कोई तरीका निकाला गया है। कहां कहां यह खबर नहीं छपी है और जहां नहीं छपी है आप पूछ सकते हैं कि वहां यह खबर क्यों नहीं छपी है। द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस टुडे, मिंट, कई जगहों पर एम नरवणे की किताब के अंश के आधार पर खबरें छप चुकी हैं। सबसे पहले इसका अंश समाचार एजेंसी पीटीआई से जारी किया गया। चारों तरफ की हेडलाइनों में यह बात गूंज रही है कि अग्निवीर योजना से सेना ही चौंक गई, उसे अंदाजा नहीं था। दूसरी हेडलाइन लद्दाख में चीन के साथ टकराव को लेकर थी, मगर ज्यादातर जगहों पर अग्निवीर योजना को लेकर प्रमुखता दी गई। किस तरह से इस योजना को सेना पर थोपा गया, जबकि विरोध के समय सेना से रिटायर हुए अफसरों को मैदान में उतार दिया गया कि वे बचाव करें, लोगों को समझाएं। उस वक्त कुछ अफसरों ने जरूर विरोध किया, मगर गोदी मीडिया के शोर में उनकी बात दब गई। अब जब इतनी जगहों पर इस किताब के बारे में खबरें छप चुकी हैं, तब क्या सरकार इसके छपने पर रोक लगा देगी? प्रकाशक ने कॉपियां छाप ली होंगी, तभी तो मीडिया में इसका अंश जारी किया गया। कितना कुछ दांव पर लगा है। एक तरफ विपक्ष के सांसद थोक में निलंबित किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ भारत के पूर्व सेनाध्यक्ष अपनी किताब के छपने की अनुमति का इंतजार करेंगे। गोदी मीडिया कभी यह सवाल नहीं उठाएगा कि सेनाध्यक्ष की किताब छपेगी या नहीं, या छपेगी तो उसका वो हिस्सा हटा दिया जाएगा जो अब मीडिया में छप चुका है। इंतजार कर लीजिए, गोदी मीडिया अब पूर्व सेनाध्यक्ष का साथ देता है या नहीं। जिस सेना की वर्दी को दिखाकर आप दर्शकों को और अंकिलों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाया गया, सवाल पूछने पर लोगों को चुप कराया गया, वही गोदी मीडिया उस सेना के चीफ के याद रखने, संस्मरण और लिखने के अधिकार की रक्षा करता है या नहीं, आप नजारा देखेंगे। आज के इकोनॉमिक टाइम्स में छपी यह खबर क्या आपको अपमानजनक नहीं लगती? यह खबर बता रही है कि अनुमति की तलवार लटक गई है। 2024 का चुनाव सामने है। अग्निवीर योजना को कैसे पीछे के दरवाजे से लागू किया गया, यह सवाल मुद्दा बन सकता है। तो क्या चुनाव खत्म होने से पहले इस किताब को छपने की अनुमति मिलेगी, या अब यह किताब कभी रोशनी नहीं देख पाएगी? लोकतंत्र को आप कदम ताल में बदलेंगे तो सावधान और विश्राम की अनुमति भी उसी के हुक्म पर मिलेगी जिन्हें आजकल विष्णु का अवतार बताया जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि क्या सेना को अंधेरे में रखकर अग्निवीर योजना लागू की गई? सेना के बारे में फैसले लेने के तरीके से नरवणे की किताब जो पर्दा हटाती है, उससे दिख जाता है कि फैसला लेने वाला तो दिखाई ही नहीं दे रहा, वो कहीं सीन में भी नहीं, और जो फैसला ले रहा है वो लागू भी हो रहा है। हमने यह किताब नहीं पढ़ी है, मगर इसके जिन अंशों की बात कर रहा हूं वो आप तक पहले ही मीडिया के जरिए पहुंच चुकी है। इस किताब के हवाले से जो लिखा गया है उससे साफ है कि अग्निवीर की योजना कहीं और से थोपी गई। सेना नहीं चाहती थी कि 4 साल के बाद अग्निवीर हटा दिए जाएं, बल्कि नरवणे लिखते हैं कि सेना का तो यह सुझाव था कि 4 साल के बाद 75% अग्निवीर सेना में ही रख लिए जाएं। इसे बदल दिया गया। 4 साल के बाद केवल 25% अग्निवीर ही सेना में रखे जाएंगे। इस योजना ने सेना में जवान बनने और अपना जीवन बेहतर करने के लाखों युवाओं के सपने तोड़ दिए हैं। बेरोजगारी और मजबूरी के कारण उन्होंने इसे नियति तो मान लिया कि 4 साल ही सही, कुछ दिन नौकरी कर लेंगे, मगर उनका दिल अब भी सेना के लिए जीवन भर सेवा करने में लगा है। जब इन युवकों तक यह बात पहुंचेगी और पूर्व सेनाध्यक्ष एम नरवणे की किताब के जरिए बात पहुंचेगी तो इन पर क्या बीतेगी?
पीटीआई ने किताब के आने से पहले किताब के अंशों को रिपोर्ट किया है। इससे पता चलता है कि सैन्य बलों को सरकार की अग्निपथ स्कीम का अनुमान नहीं था। सैन्य बल सरकार के इस प्रस्ताव से हैरान हो गए। नरवणे लिखते हैं कि सेना इस बात को लेकर हैरत में थी, लेकिन नेवी और वायुसेना के लिए तो ये बोल्ट आउट ऑफ द ब्लू था, यानी एकदम से जोरदार झटके के समान। सेना ने न सिर्फ 75% अग्निवीरों को सेना में रखे जाने की वकालत की, साथ ही यह भी मांग की कि उन्हें बेहतर सैलरी मिले। प्रस्ताव में तो पहले 20,000 का ही महीना दिया जाना था। नरवणे ने लिखा है कि यह अस्वीकार्य था और सेना की दखल के बाद इसे बढ़ाकर 30,000 किया गया। तो सरकार अग्निवीर को 20,000 ही देना चाहती थी। सेना के दबाव पर इसे 30,000 किया गया। इतनी चिंता कर रही थी सरकार सेना और जवानों की, दिहाड़ी पर ही सैनिक रख लेती। हम नहीं जानते कि यह किताब कब छपकर बाजार में आएगी। आ भी जाएगी तो भी देश के पास इस पर विचार करने का अब समय नहीं होगा, क्योंकि जनवरी से इस देश में राम मंदिर की आंधी चलने वाली है। उसमें किसी की बेरोजगारी और अग्निवीर का मुद्दा कहां उड़कर लापता हो जाएगा, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन यह बात बहस के लायक तो है कि अग्निवीर योजना से क्यों नौसेना और वायुसेना को लगा कि यह भयंकर झटका है। एमएम नरवणे ने ऐसा क्यों लिखा है? अगर सेना को ही पता नहीं था कि इस तरह का फैसला लिया जा रहा है, तब फिर यह फैसला कौन ले रहा था? सबसे बड़ी बात जो सामने ये आती है कि यह स्कीम सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से तीनों सेनाओं के ऊपर एक तरह से थोपी गई। यह स्कीम सेना ने नहीं प्रपोज की थी, ना कि उनका आइडिया था, जैसा कि बाद में दर्शाया गया। जब यह स्कीम अनाउंस हुई तो सेना के सारे सेना अध्यक्षों को, वायुसेना, नौसेना, थल सेना के अध्यक्षों को आगे कर दिया गया, सीडीएस को आगे कर दिया गया और यह दिखाने की कोशिश हुई कि जैसे इन लोगों ने यह निर्णय लिया है और ये इसको डिफेंड कर रहे हैं। नरवणे साहब ने साफ कहा है, वो उस वक्त सेना अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को सिर्फ एक सुझाव दिया था कि करीब 5,000 के करीब सैनिक शॉर्ट सर्विस ऑफिसर की तरह सेम टर्म्स एंड कंडीशंस पर जैसे नॉर्मल सैनिक होते हैं उस तरह से 5 साल के लिए लिए जाएं। करीब 10%, 50 से 60,000 सैनिक हर साल भारतीय सेना में भर्ती होते हैं। उसको पलटकर प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा, प्रधानमंत्री की तरफ से जो मैसेज आया कि पूरी सेनाएं, तीनों सेनाएं, नौसेना, थल सेना, वायुसेना, उसमें सबकी भर्ती छोटे तौर पर की जाए, अग्निवीर अग्निपथ के तौर पर की जाए और उनकी जो तनख्वाह हो वो सिर्फ 20,000 रुपए हो। जिस पर के सेना ने कहा कि यह मंजूर नहीं है, 20,000 रुपए बहुत कम तनख्वाह है किसी भी सैनिक के लिए 4 साल के लिए। तब वो बहस के बाद वो तनख्वाह बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दी गई। नौसेना और वायुसेना तो उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, क्योंकि वायुसेना और नौसेना में जो सैनिक होते हैं वो बहुत ही टेक्निकल काम करते हैं, तकनीकी काम करते हैं, जिससे कि हवाई जहाज ऊपर रह सकते हैं, हथियार चल सकते हैं, जिससे कि नौसेना के जहाज रह सकते हैं और वो तकनीकी काम आप इतनी जल्दी नहीं सीख सकते हैं। तो तीनों सेनाओं ने इसका विरोध किया और कहा कि नहीं, ये वो नहीं होना चाहिए। का डिसीजन नहीं था, ये फौज के हक में डिसीजन नहीं था, ये डिसीजन पॉलिटिकल डिसीजन था जिसको कि सेना के ऊपर थोपा गया और जिसके बाद सेना को आगे किया गया पॉलिटिशियंस को डिफेंड करने के लिए, प्रधानमंत्री को डिफेंड करने के लिए, सरकार को डिफेंड करने के लिए सेना अध्यक्षों को आगे किया गया, सेना को आगे किया गया। इस तरह से दर्शाया गया मीडिया के अंदर कि सेना ने यह निर्णय लिया है। अगर आप 2020 14 जून 2020 के आसपास की खबरें देखें तो आपको गोदी मीडिया में ऐसा लगेगा कि सेना ने यह निर्णय लिया है और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो सेना का विरोध कर रहे हैं, जबकि अब ये साफ साबित होता है जनरल नरवणे की किताब से कि ये सरासर गलत था, ऐसा कदाचित नहीं हुआ। यह मामला आसान नहीं है। किताब जब छपेगी तब छपेगी। एमएम नरवणे को पब्लिक में आकर साफ साफ बताना चाहिए कि क्या हुआ। पीटीआई के अनुसार उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि एक ऐसे जवान को दिहाड़ी मजदूर की तनख्वाह कैसे दी जा सकती है, वो भी एक ऐसा सैनिक जिसे ट्रेनिंग दी गई है, जिससे उम्मीद की जाती है कि वो देश के लिए जान दे। यह सेनाध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त होने वाले शख्स का कहना है। आप जवान को दिहाड़ी मजदूर की तनख्वाह नहीं दे सकते। पूर्व सेनाध्यक्ष ने लिखा है कि 2020 की शुरुआत में उन्होंने प्रधानमंत्री को टूर ऑफ ड्यूटी के नाम से एक प्रस्ताव दिया, जिसके तहत सीमित संख्या में जवानों को सेना में भर्ती किया जा सकता था, जिस तरह से कुछ अफसरों को शॉर्ट सर्विस कमीशन में लिया जाता है। टूर ऑफ ड्यूटी सुझाने के कुछ समय बाद कोविड और लद्दाख के गलवान में हुई मुठभेड़ के बाद यह प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया। पीएमओ इस पर विचार करता रहा, इस आइडिया के साथ कि इसका स्कोप बढ़ाया जाएगा। पीएमओ के प्रस्ताव में साल का पूरा इनटेक एक साथ भर्ती शॉर्ट सर्विस के तहत करने का प्लान था, जबकि नरवणे के टूर ऑफ ड्यूटी प्लान में ऐसा सुझाव नहीं था। नरवणे लिखते हैं कि जब यह प्रस्ताव तीनों सैन्य बलों का मामला बन गया, तब सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को इसे आगे लेकर जाना पड़ा। इसमें सेना लीड सर्विस होनी थी। नरवणे लिखते हैं कि रावत को इस प्रस्ताव को नेवी और वायुसेना को इसके लिए रजामंद करने में काफी समय लगा। सेना चाहती थी कि 75% भर्तियों को 4 साल बाद रखा जाए। सैन्य मामलों का विभाग चाहता था कि 50% लोगों को आगे तक रखा जाए और यह स्कीम 5 साल के लिए लागू हो। गोदी मीडिया और हिंदी के अखबारों के जरिए हिंदी के पाठकों तक खबरें नहीं पहुंचने दी जा रही हैं।
नरवणे की किताब जानने का मौका देती है कि किस तरह से और क्या सोचकर इस योजना को लाया गया है। नरवणे लिखते हैं कि यह मॉडल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ द्वारा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और सैन्य बलों के अध्यक्षों के समक्ष रखा गया। नवंबर 2020 में मीटिंग हुई और पहली बार इसी मीटिंग में अग्निवीर और अग्निपथ शब्दों का इस्तेमाल हुआ। इसमें अनुमान लगाया गया कि 50,000 जवानों की भर्ती होगी और टूर ऑफ ड्यूटी पूरा होने के बाद 25,000 को सेना से वापस कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। नरवणे लिखते हैं कि यह माना गया कि यह संख्या समाज में किसी तरह का बदलाव लाने के लिए बहुत कम संख्या थी, क्योंकि स्कीम का उद्देश्य था समाज में अनुशासित मैन पावर वापस जाएं। इसलिए 50% की जगह 75% को वापस भेजने का फैसला हुआ। पहले प्रस्ताव में पीएमओ द्वारा सुझाया गया कि 2 चरणों में रिटेंशन हो, यानी जवान रखे जाएं। 50% को 3 साल बाद जाने दिया जाए और 5 साल बाद 25% को जाने दिया जाए। इस तरह से 25% ही रखे जाएं। पीटीआई के अनुसार नरवणे ने लिखा है कि यह अव्यवहारिक सुझाव था, क्योंकि 6 से 8 महीने तो सिर्फ बुनियादी ट्रेनिंग और तैनाती में लग जाते हैं। इसके अलावा रिलीज होने की प्रक्रिया में भी 6 महीने लगते हैं, जिससे किसी भी जवान का कार्यकाल करीब 2 साल का ही रह जाता है। इस पर कुछ समय तक बहस चली और आखिर में बीच का एक रास्ता निकाला गया कि 4 साल के बाद एक बार में ही निश्चित संख्या में जवान सेना में रख लिए जाएं, बाकी निकाल दिए जाएं। राहुल गांधी ने इस योजना को लेकर खुलकर बोला, मगर गोदी मीडिया ने उनकी बात उन्हीं तक रोक दी, जनता तक पहुंची नहीं। राहुल के पास एक ही सहारा था, रैलियों में बोलें। आप अब भी गोदी मीडिया की पुरानी रिकॉर्डिंग, पुरानी रिपोर्टिंग जाकर देख सकते हैं। जयराम रमेश ने ट्वीट किया है कि विपक्ष को निलंबित करने की खबरों से ऐसी खबरों को छोटा नहीं किया जा सकता। पूर्व सेनाध्यक्ष नरवणे ने अपने संस्मरण में लिखा है कि अग्निवीर सेना के तीनों अंगों के लिए हैरानी भरा फैसला था। उन्होंने भी पुष्टि कर दी है, जो हम मानते आए हैं, कि अग्निवीर योजना बिना सलाह मशवरे के लाई गई। जिनके बारे में फैसला लिया जाना था उनसे पूछा तक नहीं गया। जब मैं ये बात उठाता हूं तो कहते हैं मैं सेना के विरोध बात कर रहा हूं। मैंने बोला था, प्रेस के मित्र हैं, ये भी उनकी बात करते हैं कि देखो भैया, समझ गए आप, मैं सेना की बात उठा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि 15 साल आप सर्विस देते थे, 80,000 युवाओं को देते थे, पेंशन देते थे, अब नहीं दोगे। पहले ट्रेनिंग देते थे, सालों के लिए ट्रेनिंग देते थे, अब 6 महीने की ट्रेनिंग दोगे। अग्निवीर योजना बोला है और मैं सेना के खिलाफ बात कर रहा हूं। मैं सेना की रक्षा कर रहा हूं, मैं सेना का आदर कर रहा हूं। तो सेनाध्यक्ष को ही पता नहीं था कि ऐसी कोई योजना आ रही है। सेना को अंधेरे में रखकर अग्निवीर योजना लाई गई। सेना से रिटायर हुए अधिकारी भी ट्विटर पर सेनाध्यक्ष नरवणे की किताब के बहाने फिर से इस मुद्दे पर बोलने लगे हैं। मेजर जनरल यशमोर ने ट्विटर पर लिखा है कि जब मैं बोल रहा था कि यह योजना बिना सोचे समझे लाई गई है, तब मुझे टारगेट किया गया। जरूर सेना के तीनों अंगों के प्रमुख सरकार के पास अपनी राय लेकर गए होते तो यह योजना कभी लागू नहीं होती। गांव देहात के लड़कों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। कर्नल अमित कुमार ने लिखा है कि जरूरत थी कि आप सही समय पर टिप्पणी करते। हमने पूरी कोशिश की कि सरकार बात को समझे, लेकिन जब हमारे अपने ही ताबूत में आखिरी कील ठोकने पर आमदा थे, तब कोई क्या कर सकता है। सेना की चुप्पी ने बड़ा अन्याय कर दिया। देश से पहले कुछ नहीं होता। यह योजना राजनीतिक रूप से लाई गई, सेना में घुसपैठ करने का प्रयास थी। मैनिफेस्टो में रोजगार को लेकर जो वादा किया गया, उसके हिसाब से टारगेट पूरा करना था। हम चुप रहे ताकि हमारे प्रमोशन पर असर ना पड़े। बड़ा नुकसान हो गया, मगर इसे ठीक किया जा सकता है। इस मामले में सभी वेटरन को एकजुट होना चाहिए। किसी को भी सेना की कार्यप्रणाली में घुसने नहीं देना चाहिए। पिछले 10 साल में हमने देखा है कि सरकार के प्रोपेगेंडा में सेना का इस्तेमाल होता है। मीडिया उनकी प्रवक्ता है। जो सरकार के विरोध में बोलता है, वो राष्ट्रीय दुश्मन करार दिया जाता है। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगा दी जाती है। उम्मीद है सरकार इस स्कीम को हटा देगी। अग्निवीर योजना लाने के लिए क्या सबको चुप कराया गया? क्या सेना से रिटायर हुए इन अफसरों को भी देशद्रोही साबित कर दिया जाएगा? इस देश में अब कुछ भी हो सकता है। मनोज मुकुंद नरवणे के सेनाध्यक्ष रहते हुए इस योजना का ऐलान हुआ था। वे अप्रैल 2022 में रिटायर हो गए। उनके रिटायर होने के 2 महीने